अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। इस वक्त कराची में हालात ख़राब हैं। कराची में कल रात से लेकर आज सुबह तक कुछ बेहतरी के आसार नमूदार हुए थे, लेकिन दोपहर के करीब ANP के एक ओहदेदार की मौत के बाद मामला दोबारा ख़राब हो गए हैं और इस वक्त कराची के कई इलाके जो हैं वो इसी फसाद की लपेट में है। इसके अलावा लोड शेडिंग और मुजाहरे जो पंजाब में हो रहे हैं, ये भी हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। और पंजाब हुकूमत का इनमें क्या किरदार है, PMLN का क्या तर्ज अमल है और क्या लाया अमल है, वो 31 मार्च को क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। और फिर आज हम देख रहे हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ रहा है और 2 अमरीकी जर्नल, जो अमरीकी सेंटकॉम के जो जर्नल हैं और अमरीकन की इसाफ फोर्सेस के जो अफगानिस्तान में उसके जो जर्नल हैं, वो भी आज पाकिस्तान में है और उन्होंने मुलाकात की है जनरल कयानी से। और अब हमने देखना है कि क्या नेटो सप्लाई का मुस्तकबिल ये है कि वो खुल जाए या ये है कि वो हमेशा बंद रहे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कराची के हालात को यकायक, क्या ये सिर्फ सियासत है, दहशतगर्दी है, कोई तीसरा हाथ है, क्या है? ये सब कुछ है। ये सियासत भी है, दहशतगर्दी भी है और कत्ल गारत भी है, लूट मार भी है। यानी जो भी इसको आप नाम दे लें, ये सब कुछ है। और आप देखें कि एक शख्स हलाक होता है, उसको टारगेट किया जाता है, जवाब में कहीं 10, कभी 15, कभी 20 अफराद जो है वो कत्ल होते हैं। और कत्ल होने वाले कौन होते हैं? जो गलियों में जा रहे हैं, दिहाड़ीदार मजदूर। जी बिल्कुल। अभी यहाँ कल जो हुआ कि 10 अफराद मारे गए। पहले MQM के एक कारकुन और उनके भाई, दोनों को मारा गया और उसके बाद 10 अफराद मारे गए हैं। और जो गोलियां चलाने वाले थे, उन्होंने बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर बूझे, कोई रिक्शा वाला मारा गया, कोई बस चला ड्राइवर मारा गया, कोई खातून मारी गई, कोई बच्चे को गोली लग गई और 10 लाशें जो थी वो कराची को मिल गई। कराची में हमारे नुमाइंदा बाबर सलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाम साहब, उनसे पूछ लेते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। जी बाबर, ये बताइएगा कि ये अचानक क्या हो रहा है, क्या कोई साजिश है, प्लान है, वाकया प्रिडिक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर हम बुनियादी तौर पे देखें तो बराह रास्त हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरी नाकामी है ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करवा पाते और हुकूमत जो कि कोलिशन हुकूमत है, मुख्तलिफ इनके पार्टनर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम तर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं लेकिन उन हालात को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अभी आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, कल का दिन कराची का एक बदतरीन दिन था। रवा साल जो शुरू हुआ है, इसका बदतरीन दिन कहला सकता है। जो गुज़िश्ता रोज था, 51 गाड़ियां जिसमें बसेस भी शामिल हैं, पुलिस मोबाइल भी शामिल है, टैक्सीज भी शामिल हैं, वो तमाम काटी गई। इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ये सारा नुकसान जितना भी हुआ कल, ये तमाम का तमाम कराची के आम आदमी का हुआ। इसमें किसी मिनिस्टर की गाड़ी नहीं जली, किसी DIG की गाड़ी नहीं जली, किसी और VIP के कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ तो कराची के आम शहरी का। और इस तमाम सूरत हाल में रेंजर्स, पुलिस और हुकूमत तीनों इस बुरी तरह नाकाम रहे कि शहरी घरों में महसूर रहे और सड़कों पर जो है वो जो शरपसंद अनासिर हैं वो दंदनाते फिरते रहे और जिसका जो दिल चाहा वो वहां होता रहा। और उसके बाद कल रात जो है वो हमने देखा कि कुछ रेड्स हुए, सियासी जमातों के दफ्तरों पर छापे मारे रेंजर्स ने, कुछ अहम लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। CID ने जो है वो लियारी के इलाके में रेड्स किए, वहां पे बात हुई तो कुछ अहम लोगों की गिरफ्तारी की बात की उन्होंने। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज फिर एक दफा एक सियासी जमात के ओहदेदार को टारगेट किया गया, उसको वो जाँ बहक हुए और उसके बाद अब कराची का जो इलाका है, ये बताइए कहीं ये कोई नस्ली बुनियादों पर तो नहीं उस्तवार होते जा रहे? देखिए, नस्ली बुनियादें तो है ना जी, नस्ली एथनिक बुनियादें तो है ना कि पश्तून और जो उर्दू स्पीकिंग है। यानी मैं उनको देखता हूँ टेलीविजन प्रोग्रामों में आमने सामने बैठे हुए, मालूम होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही हैं, जंग कर रही हैं। इस तरह ताने तारीख के, देखिए पश्तून जो है वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है और जो कराची की उर्दू स्पीकिंग आबादी है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान उनमें कदर मुश्तरक है, एक पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं। और ये आप देखिए, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, तारीख के हवाले से गलत गुफ्तगू कर रहे हैं और बस बोलते चले जा रहे हैं। तो ये आग जो है दिलों में भी लगी हुई है और सड़कों पर भी लगाई जा रही है। शम्स साहब, एक ही हुकूमत का, एक ही कोलिशन का हिस्सा है ANP भी, MQM भी, दोनों कराची में ही रह रहे हैं और इन दोनों के कौन से ऐसे मफादात हो सकते हैं पॉलिटिकल जिसकी वजह से एक दूसरे के ये तासुर ये बन रहा है कि मार रहे हैं? देखिए, अब बात तो आपके सामने है, अब इसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और उसकी हेयरिंग की, फ्री कैन को सुना, उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि इसकी निगरानी की जाए, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी लगाई,
चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगाई और कुछ देर के लिए सुकून हो गया जी। और अब अचानक जो है फिर हंगामा शुरू हो गया। देखिए पिछला साल जो अक्टूबर था वो बदतरीन महीना था, क्योंकि उसमें 100 से ज्यादा अफराद जो हैं वो हलाक हुए एक महीने में। तो आज तो फिर ये एक दोबारा फिर वही चक्कर शुरू हो चुका है। तो शम्स साहब, जो शाह सैयद कहते हैं कि फौज को बुला लिया जाए, भाई फौज को बुला लेंगे, रेंजर्स को बुला लेंगे, करेंगे क्या जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे। देखिए एक ज़माने में हम जो कवरेज करते थे अखबारात में, जो फसादी गिरोह होते थे उनके नाम नहीं लिखते थे। ठीक है। शिया सुन्नी तो शिया सुन्नी नहीं लिखते थे, मरने वाला शिया था या सुन्नी था, पठान था या उर्दू स्पीकिंग था या सिंधी था या पंजाबी था, ये नहीं लिखते थे ताकि किसी गिरोह में इश्ताल पैदा ना हो। अब ये तकल्लुफ भी ख़त्म हो चुका है। जायज़ा लेना चाहिए कि किस तरीके से कवरेज इसकी की जाए। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे को एकोमोडेट करने के लिए लोग तैयार नहीं। शम्स साहब, जब झंडों में लपेट के नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसके बाद ये साथ बताया जाए कि ANP कहे कि ये मेरा कारकुन था और कोई दूसरी जमात कहे ये मेरा कारकुन था। आपने कभी सुना है किसी मुल्क के अंदर इस तरह हो? यानी ये मुल्क अलग बन चुके हैं क्या? ये कबीले इस तरह लड़ते हैं? ये तो वो तरीका है जो इस्लाम आने से पहले अरब में था। कहीं हाथी, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पहले पानी पिलाने पे झगड़ा। ये जाहिलियत के झगड़े हैं। देखिए जब तक ये नहीं, हमारे जितने लीडर हैं उनकी तकरीरें बहुत खूबसूरत हैं, उनके लफ्ज़ बहुत दिलकश है, लेकिन वो आप काबू नहीं कर पा रहे अपने मुतक़िदीन को। अच्छा शम्स साहब, जो काबीना में होने वाली मुमकिन तब्दीलियाँ हैं, उनसे भी कुछ आप यूं समझिए कि कराची में हालात को खास ढप पे ला के कोई ग्रोह फ़ायदा उठाना चाहे कि काबीना में उसको मुतलका वजारत मिल जाए, उसकी मतलूबा वजारत। अब मैं इस पर क्या कहूँ, जो ना कहूँ वही बेहतर है। आप मुझे बताएं, ANP भी कैबिनेट में शामिल, MQM भी कैबिनेट में शामिल, और पीपल्स पार्टी की तो है ही हुकूमत जी। और यानी एक वजारत है, एक गाड़ी को 3 इंजन लगे हुए। ठीक है। देखिए जो ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, तो उनके जो उनके बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट थे इकबाल अखवंद, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। वो लेकिन उन्होंने एक दिन बेनज़ीर से पूछा कि सिंध के हालात क्या है, गुफ्तगू कर रही थी बेनज़ीर, तो उन्होंने कहा कि सिंध का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ 5-6 वज़ीर आला है। तो उनका एक तो मेरी वालदा मोहतरमा है नुसरत भुट्टो, ठीक है, एक मेरे शौहर साहब हैं आसफ अली जरदारी, और 2-4 का और नाम लिया और कहने लगी एक कायम अली शाह भी हैं। तो इकबाल अखुंद ने कहा कि उन बेचारों पर तो तोहमत ही है। यानी जो हुक्म देने वाले हैं वो उस वक्त भी कई थे और आज भी कई हैं। यानी गोया शहर पे किसी एक सूबे पे मैं तो बार बार ये कह चुका हूं कि ये शहर जो है इतना बड़ा शहर, इसका तो अलग IG चाहिए, ठीक, इसका तो अलग, इसका इंतजाम चलाने के लिए कोई इसके, देखिए इसमें ज़िले हुकूमत ही खत्म हो चुकी, बलदेहाती अदारे मौजूद नहीं है। अच्छा शम्स साहब, कोई तीसरा हाथ भी तो हो सकता है जो पाकिस्तान में रवायती तौर पे सरगर्म रहा है। देखिए तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, पहले और दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, ये देखिए हम इसको जो मर्जी के जड़ें हमें अपने अंदर ही तलाश करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारे ये दोस्त हैं ये सारी सियासी जमातों के रहनुमा हैं, इनसे इनके मुतक़िद काबू नहीं आते। ये उनके तो इशारे के ऊपर लोग ठहर जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। शाम साहब, ब्रेक का वक्त होने वाला है। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक क्विक सा आंसर बताइए कि क्या ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं? कैसे ये हम ब्रेक के बाद बात नहीं, हर चीज दुरुस्त हो सकती है। कैसे, मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। अभी आप देखते रहिए नुक्ता नज़र में। एक बार फिर खुशामदीद। मैं शामी साहब से पूछ रहा था कि शामी साहब, अगर कराची में मामला को दुरुस्त करना है तो कैसे? देखें, पहले तो यह कि इरादा चाहिए, नीयत चाहिए। ये हमारी 3 बड़ी जमातें हैं, अगर इनके लीडर अपने अपने फॉलोअर्स को काबू नहीं कर सकते, ये सियासत से दस्तबरदार हो जाए। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, बिल्कुल इनको कोई हक नहीं है कि ये फिर सियासत में कायदाना किरदार अदा करे। आप देखिए लंदन में फसादात हुए, बिल्कुल चंदमा पेशतर जी हुए। वहां क्या हुआ? उन्होंने, यानी पहले तो लंदन शहर जो है ना, वो तो पूरा शहर कैमरों की आंख पे होता है, ठीक है, और वहां 450 सुराग रसानों की उन्होंने खिदमत हासिल की, प्राइवेट डिटेक्टिव जो थे। और उन्होंने, पुलिस चीफ जो था उसने बयान दे के कहा
वो हजारों लोग हो, जो के सैकड़ों लोग हो, जो के इसमें मुलव्वस है, हमारे पास तुम्हारे चेहरे मौजूद हैं, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे। और 1500 आदमी पकड़ के अदालतों में पेश किया गया। यानी पॉलिटिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल थी जिसका विल मुजाहरा थी, किया। और उनको एक एक के चेहरे को बेनकाब किया गया। पाकिस्तान में जितने फसादात हुए हैं, जितने कत्ल हुए हैं, कोई कातिल पकड़े गए हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़े। हम यानी एक ताज़ीती बयानात देते हैं, उसके बाद फिर ये काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो फसादात हैं, इंतजाम करें, सैटेलाइट के जरिए ऑब्जर्व करें, ये सीसीटीवी कैमरे लगाएं, कुछ हो ये। और पहले तो आप ये पूरा शहर जो है उसको कहीं मुर्तकस करें, उसको देखने वाला कोई हो, ठीक है, कैमरे की आंख, ठीक है, कोई कंट्रोल रूम बनाए। अच्छा, एक बात जी। और दूसरा ये कि एक आप टेस्ट केस बना ले। ये फसादात जब करेंगे लोग, जो मारेंगे, उनका सुराग लगाना है, वो कोई हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो उर्दू बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, जो किसी को, जो चाहे पश्तो बोलने वाले हो, जो किसी को कत्ल करेगा, जो किसी का सामान लूटेगा, जो किसी की बस जलाएगा, जो किसी की कार का नुकसान करेगा, मोटरसाइकिल का, वो भरेगा, ठीक, उस तक कानून का हाथ पहुंचेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये ताज़ीती बयानात जारी होते रहेंगे और जरादे उठते रहेंगे। शायद सब पीपल्स पार्टी को नहीं आगे बढ़ना चाहिए? पीपल्स पार्टी आगे बढ़े। मैं तो समझता हूं अल्ताफ हुसैन साहब जो है, मैं उनसे अपील करता हूं, वो आगे बढ़े। वो उनका शहर जो है, वो उनका शहर है, उसमें उनकी गालिब अक्सरियत है उनके मानने वालों की। तो उनको चाहिए कि इसकी हिफाजत और पकड़ ले उनको, और ताउन करे कानून नाफिज करने वालों के साथ। यहां तो मुसीबत ये है कि अब भी पुलिस की तकर्रियां पैसे लेके हो रही हैं, रिश्वत लेके हो रही हैं। अब भी बार बार ट्रांसफर होते हैं थानेदारों के। अब भी ऐसे लोग एसपी लगाए जाते हैं, डीएसपी लगाए जाते हैं, जिनको कराची शहर का पता नहीं है। आज भी कराची शहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके नुमाइंदे जो हैं वो शहर का इंतजाम नहीं चलाते। तो ये फिर क्या सिर्फ वो लाशें उठाएंगे, फिर और क्या करेंगे? ठीक, देखिए, आप मुल्क का इंतजाम, शहर का इंतजाम, इलाके का इंतजाम वहां के लोगों के हवाले करें। इसलिए तो हम अमरीत के खिलाफ हैं, जुलूस भी निकालते रहे, जलसे भी करते रहे कि भाई नहीं, लोगों के नुमाइंदे जो है, जैसे इस्तांबुल के मेयर की मिसाल दी थी कि तमाम चीजें उसके पास है, कराची में भी कोई इस तरह का सेटअप होना चाहिए, पूरे मुल्क में निजाम होना चाहिए। ठीक। और कराची का इंतजाम जो है, जब तक उस तरह नहीं चलाया गया जाएगा जिस तरह दुनिया में दूसरे इलाकों का चलाया जा रहा है, बड़े शहरों का, वहां अमन कायम नहीं होगा। शम्स साहब, इसी तरह जो कराची में सूरत हाल है, उससे कुछ कम दर्जे में हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में भी है। वजह लोड शेडिंग है। देखिए, वजह लोड शेडिंग है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो लोग बाहर निकलते हैं, अब लेस्को का दफ्तर जला दिया, बिल्कुल, उसका रिकॉर्ड जला दिया, और चंद कदम के फासले पर पुलिस टीचर थाना, वो चुप करके बैठे रहे। तो पुलिस के खिलाफ, और वजीर आला ने अपील की है कि खुदा के लिए आप पुरअमन रहें। भाई, अपील तो आपने कर दी है, पुलिस वालों को पकड़े, उन लोगों को पकड़े जो वहां, क्यों, कैसे उनको जरूरत हुई? देखिए, ये लूट मार का बाजार गर्म करना, ये सियासत नहीं है, ये एहतजाज नहीं है। हमारे क्राइम रिपोर्टर बता रहे थे कि पुलिस को ये कहा गया है कि यू विल स्टैंड बाय, नॉट एक्टिंग। अगर लोग लूटते रहे, कत्ल करते रहे, वो तो बड़ा मारते सीरियस रहे, किस्म का इल्जाम पंजाब गवर्नमेंट नहीं, नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं। अभी तो वजीर आला ने बयान दिया है कि लोग ये ना करें, ये अपील। वजीर आला शाखुल हदीस नहीं है, सारा इख्तियार उनके पास है। बिल्कुल। अगर पुलिस इस वाकयात में मदाखलत नहीं करेगी, फराइज अदाई न करेगी, तो उसका खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं पाकिस्तान में। एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चली, PNA की तहरीक चली, अभी अदलिया की बहाली की तहरीक चली, किसी की नक्सीर नहीं फूटी। ये तरीका का है भाई। आपको वापडा से, पेप्को से आप एहतजाज कर रहे हैं, शिकायत हुकूमत है, बिजली वालों से है, गाड़ी मेरी जला रहे हैं, मोटरसाइकिल आपका जला रहे हैं, साइकिल उनकी तोड़ रहे हैं, और दुकान उसकी लूट रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और अगर इसको बर्दाश्त किया जाएगा ना, तो अरबाब इक़्तिदार खा वो मरकज के सूबे के, नोट कर ले, उन लोगों के घरों में घर लूटे जाएंगे। शम्स साहब, PMLN का कोई अपना एक्स टू ग्राइंड भी तो हो सकता है ना, कि वो कोई अपना उल्लू सीधा कर रहे हो इस पूरे बड़ी सीधी बात है सिलसिले में जी, कि पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है वो वफाकी हुकूमत के पास है, और बिजली उसने पैदा करनी है, उसने तकसीम करनी है। ठीक है। अब सूबों को कुछ इख्तियार दिया गया है, और
18वीं तरमीम के बाद। बिल्कुल। उसमें अब पंजाब हुकूमत ने मंसूबे बनाए हैं 3000 मेगावाट के, 3000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लेकिन उसको 3 साल लगेंगे। और वहां भी जगह जगह रुकावटें हैं। भाई ये जो बिजली तकसीम है, तकसीम की जाए ना, लोगों को दे दे, सूबों को दे दे तकसीम। आप पैदा करें, तकसीम सूबे करें, बिल ही वसूल नहीं होते। इस वक्त भी मुझे बताएं, सिंध जो है, सिंध हुकूमत ने 50 अरब रुपए देने हैं पेप्को के, वो नहीं दे रहे। और जो केएससी है, केईएससी को जो बिजली जा रही है 700 मेगावाट रोजाना, वहां से पेमेंट भी नहीं आ रही, बिजली भी जा रही है। तो बात यह है कि अब सूबाई हुकूमतों के, अगर वाकई हुकूमत ये इंतजाम नहीं कर सकती, सूबाई हुकूमतों के हवाले करे। अब यानी इंडिया जो है उसमें भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, प्राइवेट लोगों को बिजली पैदा करने की इजाजत है, तकसीम करने की इजाजत है। तो ये काम सारे यहां भी हो सकते हैं। हाँ, तकसीमकार कंपनियों को आप देख रहे हैं, जो इलाका है जहां से बिजली का बिल वसूल नहीं होता, अब वो लोग ज्यादा कीमत दें। अच्छा शम्स साहब, एक और पहलू की तरफ इशारा किया जाता है कि उधर सियोल में गिलानी साहब ओबामा से मिल रहे थे, तो कराची में भी हालात ख़राब हो गए और सूबा पंजाब में भी हालात ख़राब हो गए। इन तीनों वाक़यात में कोई मुताबिकत है? उन्होंने तो कहा कि जी अब इसका इंतजाम करें। मैं आपको ये अर्ज करूं, और यहाँ उन्होंने 3 दिन पहले क्यों नहीं ये बात कही? जब हंगामा होता है, फसाद होता है, लोग जलाव घराव करते हैं, फिर क्यों कहते हैं कि जनाब ये सर्कुलर डेट को नीचे लाओ, पेमेंट कर दो आईपीपीस को? वो आईपीपीस तो तैयारी कर रही है अदालत में जाने की कि हुकूमत की गारंटी मांगे। 350 अरब रुपए का इस वक्त कर्जा है, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, जो गर्दशी कर्जा है, आपकी टोपी इसके साथ, उसकी टोपी उसके साथ। यानी ये जो अदारे बिजली पैदा कर रहे हैं उनको पेमेंट नहीं की जा रही, ऑयल कंपनीज को पेमेंट नहीं हो रही, और हर महीने 30 अरब रुपए का नुकसान है हुकूमत का। उसमें आधा तो वो है जो कि कीमत जो है, क्योंकि बिजली आप तेल से पैदा कर रहे हैं ना, तेल बढ़ता है, बिजली की कीमत बढ़ती है, और फिर चोरी अपनी जगह मौजूद है। 40% तो आपके यहाँ बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस है। तो आधा तो वो है जो कि तलब और रसद में, कीमत खरीद और फरोख्त में फासला जो है उसकी वजह से है। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, 042363368102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी बिजली के हवाले से, और शम्स साहब आप बता रहे थे कि सर्कुलर डेट है और 30 अरब रुपए का रोजाना नुकसान, जिसकी वजह से माहाना नुकसान, माफ कीजिए, गोया 360 अरब रुपया हर साल इस साल चाहिए। यानी कि 350 अरब जो खड़ा हुआ है सर पे, ये उतार दीजिए तो 360 पे तैयार है। ठीक है। तो बात ये, उसकी वजह ये देखिए, अब करना क्या है। एक तो है शॉर्ट टर्म हल। शॉर्ट टर्म हल तो ये कहा जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं ना, उनको आप बिजली की सप्लाई रोक दें, अब गैस की सप्लाई, ठीक है, गैस उनको सप्लाई ना करें, उससे बिजली पैदा करें। तो 1000 मेगावाट बिजली आप जनरेट कर सकते हैं गैस से। ठीक है। अगर वो गैस, क्योंकि ये वक्ती हल है जी, आप फर्टिलाइजर तो इंपोर्ट कर सकते हैं फौरी तौर पर, लेकिन ये गैस फौरी तौर पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बिजली नहीं कर सकते। ठीक है। फिर चंद रोज में या चंद हफ्तों में पानी जो है उसका बहाव ज्यादा हो जाएगा दरियाओं में, बिल्कुल, और डैमों से पानी खारिज होना शुरू हो जाए, बिजली पैदा हो जाएगी पानी की। ठीक है। तो उसमें भी इजाफा हो जाएगा, 2-3 हज़ार मेगावाट बिजली वो भी आ जाएगी। और इसी तरीके से आप देखिए, मैंने बड़े माहिरीन से मशवरा किया, उन्होंने बताया कि अगर कोयले से बिजली पैदा की जाए, अगर इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है उसमें से 5000 मेगावाट बिजली कोयले पर पैदा हो सकती है। यानी जो कारखाने हैं बिजली पैदा करने के, उन्हें कोयले पर कन्वर्ट किया जा सकता है। उनमें 3000 मेगावाट तो वापडा के अपने हैं, और 2000 यानी गैर सरकारी कंपनियां हैं। कोयला अगर आप लाएं, इंपोर्ट कर लें, अपने कोयले से अगर फौरी काम नहीं लिया जा सकता, हाँ, वो कहते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। 5000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। ये कोयले की बिजली जो है वो इतना फर्क होगा, जैसे 1 रुपए की बिजली है तेल की जी, तो कोयले की होगी 55 पैसे की। आधा फर्क होगा कीमत का। हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो शॉर्ट टर्म हल भी तलाश करने हैं
और लॉन्ग टर्म भी तलाश कर रहे हैं। वैसे हुकूमत करेगी भाई, नहीं करेगी तो फिर वही होगा, फिर हुकूमत तो फिर देखिए फिर घर भी अटकेगी और तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोग जो हैं, अब मुझे बताएं, अब गर्मी आने वाली है जी बिल्कुल, अभी तो पंखे भी नहीं चल रहे, एयर कंडीशनर की तो बात ही छोड़ दें। तो जब गर्मी आएगी, छोटे छोटे मकानों में, यहाँ तो एक एक दो दो कमरे में 10-10 12-12 आदमी घुसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहाँ, वो तो जहन्नम बन जाता है घर। तंदूर के अंदर आप बताइए कितने मिनट रह सकते हैं, और फिर वो बाहर निकलेंगे और वो यही कुछ होगा और निकलेंगे बाहर। तो इसको ये सियासी जमातें हमारी जो थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने बहुत काम किए, तरमीमें नहीं की, इतनी तरमीमें की है दस्तूर में, और इस पर नहीं बैठ सके, एक मुश्तरका लाएअमल बनाए, नहीं बना सके। शम्स साहब, कोयलों की जरा, कोयले उर्दू मुहावरे में अच्छी बात नहीं है ना, कोयलों की दलाली नहीं करनी है ना। दलाली तो अब हो रही है, कोयलों से बिजली पैदा करनी है। बिजली पैदा करेंगे, माशाल्लाह आपका रंग भी सफेद हो जाएगा। अदनान साहब है हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, आप शामी साहब से बराह रास्त बात कर लें। जी शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया इस्लाम के नाम पे, आज बाबा कौम के शहर में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या ये हुक्मरान सही मानों में हुक्मरान कहलाने के लायक है, और क्या हम अवाम आज अवाम कहलाने के लायक है? प्लीज आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जो मंजर है वो आपके सामने है, हम इसका मातम ही कर सकते हैं। यानी अगर हम हर शख्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, खा वो सियासतदान है, खा वो आम शहरी है, इन लोगों को पकड़े, इनका ताकुब करे, कानून इनका पीछा करे। अली साहब है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम। जी अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है हाँ जी, कि आपके तवज्जुह से चीफ साहब को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा केस तकरीबन 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है। CRP नंबर 33 से लेकर कौन सा केस? ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात भाई ऐसे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बैठे नहीं हुए। आप वहां दरखास्त दें, अपने वकील से कहें कि उसको अर्जेंटली हेयरिंग की दरखास्त पेश करें, वहां ये मुनासिब होगा। शम्स साहब, एक सवाल है फेसबुक पे, वो कह रहे हैं जी अमीर मुकाम साहब PMLN में शामिल हो गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क आगे लगाया। वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस ड्राइव नहीं, ये मुस्लिम लीग नून जी जहां वो गए हैं, देखिए उनके खींचातानी होती रही। ये पहले JUI में थे, अच्छा, MMA के टिकट पर मुंतखब हुए 2002 में, फिर इन्होंने मुस्लिम लीग काफ जी से मामला कर लिया, अच्छा, और फिर बड़ा खूब किया, और चौधरी साहब के साथ जनाब दंदलाते रहे। और अभी जो ये हुकूमत में शामिल हुई ना मुस्लिम लीग काफ, तो इनका ये ख्याल था कि इनको बिजली की वजारत मिलेगी, अच्छा, और ये उसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे मामला को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन वो बिजली की वजारत में और कब्जा कर लिया पीपल्स पार्टी वालों ने। इससे पीपल्स इनका झगड़ा पैदा हो गया अपनी पार्टी से जी। अब ये इमरान खान साहब भी इनके पीछे थे, वहां से भी कोई ऑफर्स आ रही थी, ठीक है, या ये कुछ मांग रहे थे या वो दे रहे थे, और मुस्लिम लीग नून की तरफ भी तवज्जो थी। अब ये मुस्लिम लीग नून में चले गए, यानी मुस्लिम लीग की मिट्टी मुस्लिम लीग में रही। चलिए, ये अच्छी बात है। लाहौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब आली। सर, गोजरा से बात कर रहा हूँ, मलिक अमजद इस्लाम अमजद जी। हाँ जी, हाँ जी। शामी साहब, मैं एक बात आपसे करना चाहता था, सवाल है मेरा कि हमारे मुल्क में असलहा की जो है वो इतनी ज्यादा बहुतात हो चुकी है, असला इतना आम हो चुका है कि कोई भी जो है वो या तो असला जो है वो लाइसेंस लेकर फिर रहा है, या असला जो है वो लाइसेंस के बगैर लेके फिर रहा है। हमारी आपका असला तो जी, असले पर तो पाबंदी लगनी चाहिए, इसको असला लेना चाहिए लोगों से वापस। ये आपके चंद कदम के फासले पर अमृतसर है, वहां से लोग आते हैं, मुझे बताते हैं वहां असले लोगों के पास चाकू भी नहीं रखा हुआ जी। यहाँ पिस्तौल जो है बच्चों ने भी आप उनकी जेबों की तलाशी ले वहां से निकल आए। ये सलमान मलिक साहब हैं, ये स्टूडेंट हैं, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि जी सफारत खाने हमें बहुत ख्वार करते हैं जब हम पासपोर्ट तजदीद करवाने जाएं या शनाख्ती कार्ड, और आप इनके बारे में ज़रूर बात करें। नहीं, इसके लिए भी कोई इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि ये वहाँ जमा करवा दें और इनको एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर वो मिल जाए। ये वजीर खारजा हमारी जो है हिनार रब्बानी खर साहबा,
ये सुन रही है कि कहाँ से इन्होंने लिखा है? ये यूके से है जी, यूके से। ये जरा इसका इंतजाम भी कर दे, ये पाबंदी लगा दे कभी 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर पासपोर्ट वापस मिलेगा। साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे और हमारा आज का मौजू एक रह गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात कौन सी नई जहत इख्तियार करेंगे, इस पर भी कल बात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।